हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजिश क्लासेस। आज जो हम कोई मैथ का टॉपिक लेकर के हाजिर नहीं हुए हैं, बल्कि आज जो हम लेकर के हाजिर हुए हैं वह क्लास 12 का यानी 12वीं का बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट भूगोल का एक चैप्टर है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि। उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे। ये जो क्लास 12 का विशेष भूगोल का 2 वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सेकेंड का चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा, आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि। इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि। तो आइए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक भूगोलवेता जिसका नाम था राल्फ वाल्डो इमर्सन। क्या नाम था? राल्फ वाल्डो इमर्सन। इनके शब्दों में स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री और पुरुष से एक राष्ट्र महान और क्या बनता है? मजबूत बनता है। इनके अनुसार अगर कोई राष्ट्र को मजबूत बनना है, किसी राष्ट्र को महान बनना है, तो वह राष्ट्र स्वर्ण यानी सोना से महान और राष्ट्र नहीं बनता है, बल्कि वहां पे जो रहने वाले स्त्री और पुरुष होते हैं उससे महान बनता है। यानी किसी राष्ट्र और किसी देश का जो महानता और उसकी मजबूती जो होती है, वहां के रहने वाले स्त्री और पुरुष के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इनका कहने का सेंस यही हुआ। जनसंख्या घनत्व को जानना मेरे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि भूमि के प्रत्येक इकाई में रहने वाले लोगों के पोषण की जो क्षमता जो होती है वह सीमित होती है। इसलिए जनसंख्या घनत्व को हमारे लिए जानना क्या है? जरूरी है। जनसंख्या घनत्व को इसीलिए हमको जानना क्या है? जरूरी है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को जनसंख्या हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के आकार, ठीक है, और जो जनसंख्या होता है उसके क्या कहते हैं? जनसंख्या और उसके भूमि के आकार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व को सामान्यतः प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से मापा जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो आबादी होते हैं, उसी के रूप में हम जनसंख्या घनत्व क्या करते हैं? मापते हैं। कहने का सेंस यही हुआ कि जो जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनसंख्या घनत्व वो होता है लोगों की संख्या बटा
भूमि का आकार, भूमि का आकार जो होता है, भूमि का आकार कहने का मतलब हुआ भूमि का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं किसी देश का या किसी शहर का, ठीक है, मान लेते हैं कोई शहर है, ठीक है, उस शहर का नाम ले लेते हैं शहर ए है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई शहर ए है और उस शहर में रहने वाले कुछ लोग होंगे क्या, तो मान लेते हैं उस शहर ए का जो क्षेत्रफल है, अगर क्या है उसका क्षेत्रफल अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, और वहां पे रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको यदि हम y मान लेते हैं, तो उस शहर ए का जो जनसंख्या घनत्व होगा, जो जनसंख्या घनत्व होगा, वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या क्या बताएं y है, और उस शहर का जो क्षेत्रफल है वह x है, तो उस शहर का जो घनत्व होगा, लोग रहने वाले लोगों की संख्या अब बाटा उस जगह यानी उस शहर का क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या बाई भूमि का आकार यानी भूमि का क्षेत्रफल होता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इससे आप क्या समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग देखते हैं कि किसी जगह पे जो जनसंख्या का घनत्व होता है यानी रहने वाले लोगों की जो संख्या होता है, किसी दूसरे जगह के तुलना में काफी ज्यादा होते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा जगह होता है वहां पे रहने वाले लोग की संख्या बहुत ही कम होता है, यानी वहां पे जनसंख्या घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है। इसका क्या कारण है? तो उसी को हम देखेंगे, जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन कारक होते हैं। आइए उस कारक को पहले हम देखते हैं। क्या देखेंगे हम? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? इसका जो फर्स्ट कारक हम जो देखेंगे, एक देखेंगे भौगोलिक कारक, फिर देखेंगे उसका आर्थिक कारक, फिर देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आइए हम पहले इसको जनसंख्या वितरण घनत्व को नहीं, यहाँ पे वितरण लिखेंगे, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। इस प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए निकालते हैं। भौगोलिक कारक देखेंगे, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता कहने का सेंस हुआ, भौगोलिक कारक का जो फर्स्ट पॉइंट है वह है जल की उपलब्धता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए जल ही क्या है? जीवन है। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, जितना भी प्राणी है सबके लिए जल क्या है? जीवन है। और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, तो बिना जल के हम रह नहीं सकते हैं। तो जहां पे जल का जो उपलब्धता होगा वह अगर वहां पे आसानी से हमको उपलब्ध हो जाएगा तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से
लोगों के रहने के लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। यानी अगर कोई नदी घाटी है तो नदी घाटी में हम देखते हैं कि वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आबादी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका रीजन यही है कि वहां पे जल जो होता है वह आसानी से उसको मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध होता है। तो नदी घाटी में इसी वजह से जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए तथा कृषि क्रियाकलाप के लिए या उद्योग को लगाने के लिए, या वहां पे अगर हम पशु पालते हैं तो पशु के लिए भी जल क्या होता है, जरूरी होता है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे जल आसानी से हमको मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध होता है, वह दूसरे क्षेत्रफल जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध ना हो तो उसके तुलना में जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पे बसाव जो होता है, बसाव का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होता है। तो पहला जो है आपका कारक जल की उपलब्धता। दूसरा होता है इसी वजह से, ठीक है, नदी घाटियों में बसाव क्षेत्र ज्यादा होता है। कोई पूछ सकता है कि हाँ नदी क्षेत्र में बसाव क्षेत्र ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि वहां पे जल आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। दूसरा जो कारक है भू आकृति। भू आकृति देखिए, जो समतल मैदान होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे जो भूमि होता है वो समतल होता है, या अगर ढलान भी होता है, मंद ढलान हो, हल्का ढलान हो, तो वह क्षेत्र क्या होता है, हमारे रहने के लिए अनुकूल होते हैं। क्योंकि अगर भूमि समतल होगा तो वहां पे सड़क बनाना मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा। परिवहन का जो साधन होगा वह आसानी से वहां पे उपलब्ध हो पाएगा। वहां पे कृषि करना भी मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि समतल भूमि में कृषि करना भी क्या होगा, आसान होगा। किसके तुलना में, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे आवागमन का साधन बहुत मुश्किल हो पाता है, इसलिए वहां पे लोग रहना नहीं चाहेगा। वहां पे कृषि भी, जो पहाड़ी इलाका में जो कृषि होगा, तो पहाड़ पर अगर हम कृषि के काम यदि करते भी हैं तो उसके निराई में हमको बहुत ही ज्यादा वो कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब ढलान होगा तो उस पर जब हम पानी डालेंगे तो वो बह के चला जाएगा। लेकिन समतल भूमि जो होता है वहां पे कृषि भी आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसलिए जनरली जो गंगा का मैदान होता है, जो गंगा के मैदान विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। जो गंगा का मैदानी इलाका है वह दूसरे इलाका के तुलना में ज्यादा सघन, यानी ज्यादा वहां पे आबादी ज्यादा है। उसका रीजन यही है कि वहां के जो भूमि है समतल है या हल्का ढलान टाइप का है, और वहां पे हमको रहने में, ठीक है, अनुकूलता क्या होता है, उपलब्ध होता है, अनुकूल होता है वहां का भौगोलिक भू आकृति। इस वजह से वहां पे हम लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तीसरा जो है आपका जलवायु। जलवायु भी जनसंख्या वितरण घनत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, या बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो वहां पे लोग रहना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि वहां का जो जलवायु, वहां का जो मौसम है वह लोग को रहने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अधिक ठंडा होती है या अधिक गर्म होता है जगह होता है, या अधिक वहां पे बारिश होती है, तो वहां भी लोग रहता है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में लोग रहता है। ज्यादा लोग वहां पे बसना चाहेगा, वहां पे रहना चाहेगा जहां पे वहां का जलवायु क्या हो, अनुकूल हो, यानी ज्यादा वहां पे गर्मी भी नहीं पड़ता हो, ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़ता हो, और ज्यादा बारिश भी नहीं होता हो। इसी वजह से
भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहां पे सुखद जलवायु के वजह से कारण इतिहास के आरंभिक काल से ही वहां पे ज्यादा लोग क्या हुए, बसे हुए। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पे प्रारंभिक काल से ही वहां पे लोग क्या होता है, ज्यादा उसके तरफ आकर्षित होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग बसते हैं। ठीक है, तो एक जलवायु भी जनसंख्या वितरण का कारक हो सकता है। उसके बाद में चौथा जो कारक है वह मृदा यानी मिट्टी। तो निश्चित रूप से लोग को खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। और अन्न कहां से आएगा, जब हम कृषि कार्य करेंगे तो वहां से अन्न का उत्पादन होगा। यानी अगर कहीं किसी भी क्षेत्र का अगर मृदा, वहां का मिट्टी अगर उपजाऊ है तो निश्चित रूप से उस तरफ लोग का आकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कहां से मिलता है, कृषि से। और कृषि का जो उत्पादन, फसल का जो उत्पादन उसी मिट्टी में ज्यादा हो पाएगा जहां का मिट्टी क्या हो, उपजाऊ। इसी वजह से जो दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं वह क्षेत्र ज्यादा सघन होते हैं। ठीक है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करना पसंद करते हैं। तो चौथा कारण आपका हो जाएगा क्या, मृदा। तो ये सब तो हुआ आपका भौगोलिक कारक। उसके बाद में हम फिर देखेंगे क्या कि आर्थिक कारक क्या क्या है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, लीजिए। अब आइए हम देखते हैं आर्थिक कारक, जनसंख्या वितरण का आर्थिक कारक क्या क्या है। आर्थिक कारक में एक में हम देखेंगे खनिज। देखिए, जो क्षेत्र खनिज से समृद्ध होगा, यानी जहां पे खनिज आसानी से उपलब्ध होगा, खनिज का उपलब्धता अगर किसी क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से वहां पे उद्योग लगेगा ही। जब उद्योग वहां पे लगेगा, ठीक है, तो रोजगार पैदा होगा। जब रोजगार पैदा होगा तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे। जो कुशल हो, जो अकुशल हो, जो लेबर ग्रेड का हो, ठीक है, जो कुशल कारीगर हो, वो भी वहां पे रहना पसंद करेगा क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा है। तो आर्थिक कारण में जहां पे जिस क्षेत्र में खनिज का जो उपलब्धता अगर है, खनिज की उपलब्धता अगर समृद्ध है, तो वह क्षेत्र भी लोगों को रहने के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वह क्षेत्र भी एक आकर्षण का क्षेत्र होता है और लोग वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे। उसके बाद में इसी वजह से इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अफ्रीका के जो कटंगा है या जाम्बिया तांबा की जो पेटी है, इसका एक अच्छा क्या है, उदाहरण है। यानी अफ्रीका जो कटांगी क्षेत्र है या जाम्बिया का जो तांबा पेटी है, वहां पे जो रहने वाले लोगों की संख्या है, वहां पे रहने वाले लोगों की जो आबादी है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे दूसरा देखेंगे नगरीकरण। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के तुलना में क्या होते हैं, नगरी ये क्षेत्र जो होता है अधिक सघन होता है, बसा हुआ होता है। वहां पे अधिक लोग क्या होता है, रहना पसंद करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के तुलना में जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पे हमको परिवहन का साधन बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाता है, संचार का साधन भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाता है। उसके बाद में शैक्षणिक संस्थान भी का जो गुणवत्ता होता है ग्रामीण के तुलना में वहां पे हमको अधिक मिलता है। उसके बाद में हमको जो मतलब चिकित्सा फैसिलिटी होता है, चिकित्सीय सुविधा जो होता है वो भी आसानी से उपलब्ध हो पाता है।
इसी वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करके शहरी क्षेत्र में आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे हर सुविधा उसको आसानी से उपलब्ध हो पाता है और हर सुविधा मिल भी पाता है जो सुविधा उसको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। यानी चिकित्सीय सुविधा आपको ग्रामीण क्षेत्र में उसका गुणवत्ता अच्छा नहीं होता। अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको शहरी क्षेत्र में ही मिलेंगे। अच्छे अच्छे संस्थान, अच्छे अच्छे जो एजुकेशन संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, वो भी आपको शहर में ही मिलेंगे। अच्छा पढ़ाई, अच्छा इलाज, अच्छा आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले संचार, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं नेटवर्क नहीं मिल पाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिल पाता है। उसके बाद में परिवहन का साधन भी है, ठीक है, हर जगह आने जाने के साधन है। ग्रामीण क्षेत्र में वो साधन नहीं होता है, इस वजह से लोग शहर की तरफ क्या होता है शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरा कारण जो होगा वह औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण निश्चित है कि जिस क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र होगा, यहाँ पे औद्योगिकरण होगा, वह क्षेत्र निश्चित रूप से लोग क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पे उद्योग लगेगा, वहां पे रोजगार पैदा होगा। और जब रोजगार पैदा होगा तो जो कुशल होगा, जो अकुशल होगा, दोनों तरह के लोग जो होते हैं वहां पे रहना, उसमें उस रोजगार को हथियाना चाहेगा। रोजगार को हथियाने के लिए वहां पे उसको रहना पड़ेगा। आज जब कुशल कारीगर या कुशल कारीगर जब रहेगा तो उसको फैसिलिटी, उसको सेवा देने के लिए क्या, उसके बच्चे को सेवा देने के लिए क्या होगा, कुछ वहां पे शिक्षक भी रहना पसंद करेंगे। अब जब शिक्षक रहना पसंद करेंगे, कुछ लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको क्या करेगा, इलाज करने के लिए डॉक्टर भी चाहिए, तो कुछ डॉक्टर भी वहां पे जाके बस जाएंगे। अब ये सारा जब आबादी वहां पे बस जाएगा तो निश्चित है कि वहां पे कुछ जो बिजनेस करने वाले दुकानदार होंगे, उस सबको खाने पीने के लिए क्या चाहिए, चीज चाहिए, बहुत सारा क्या चाहिए, दैनिक चीज चाहिए, तो उसके लिए कुछ दुकानदार भी वहां पे जाकर के बस जाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो जो औद्योगिक क्षेत्र होगा वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेगा और लोग वहां पे जाकर के बसना शुरू कर देगा। तो हम पहले देखे थे भौगोलिक कारक, उसके बाद में देखे आर्थिक कारक। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखिए, निश्चित रूप से वह क्षेत्र जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का है तो लोग उसके तरफ क्या होते हैं, ठीक है। यानी अगर धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से अगर कोई क्षेत्र हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो वह क्षेत्र का जो आबादी होगा वो निश्चित रूप से ज्यादा होगा। या नहीं तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो जो क्षेत्र जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या हो, अशांत हो। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि वहां पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कुछ दिन पहले, ठीक है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो सामाजिक और राजनीतिक जो वहां पे जो दशा था वो लोग रहने के लिए अनुकूल नहीं था। कहने का मतलब वहां पे रोजगार नहीं था, ठीक है, हमेशा वहां पे क्या होता था, वहां पे सामाजिक अशांति बनी रहती थी। इसलिए लोग वहां से प्लान करके कुछ वो जगह पर जाना चाहता है जहां पे उसको वो सारा क्या हो, उसको शांति रहने के लिए शांति मिले, रोजगार मिले, ठीक है, हर तरह का सुविधा मिले। इस वजह से कुछ लोग बांग्लादेश से प्लान करके इंडिया में आकर के बस गए। तो निश्चित रूप से अगर कोई क्षेत्र अगर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण है तो वहां का जो बसा होगा वह सघन होगा, या वह क्षेत्र जहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अगर अशांति है तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से विरल बसाव क्षेत्र होगा। वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेगा, बहुत कम लोग रहना चाहेगा। तो हम लोग 3 कारक देखे, एक भौगोलिक कारक देखे, उसके बाद में आर्थिक कारक देखे, उसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक देखे।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का हो चुका है। अगर इसमें और अगर दूसरा टॉपिक लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर अगला वीडियो फिर से लेकर के हम हाजिर होंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और जो बच्चा मेरे चैनल पे है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल वाला जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दे, ताकि इसके आगे वाला जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर ये वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।